Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, निशुल्क एनसीईआरटी सीरीज की अगली कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि आपको मालूम है कि सभी विषयों के अंतर्गत जो भी एनसीईआरटी के तहत महत्वपूर्ण सेक्शन है, हम और बाकी अनअकैडमी के सभी टॉप एजुकेटर जो विषय से संबंधित हैं उनकी क्लासेस को ले रहे हैं। हमारा जो विषय है वो है विज्ञान एवं तकनीक। तो एनसीईआरटी के अंतर्गत जो विज्ञान एवं तकनीक के टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों के तहत हम इस सीरीज में उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे और खास तौर से उन अध्यायों को यहाँ पर लेंगे जो यूपीएससी के लिहाज से आपको पढ़ना चाहिए या उससे जुड़ी हुई चीजें बेस बनाने के लिए आपके लिए जरूरी होंगी, उन सभी पर बात करेंगे। आज जिस पुस्तक को हमने लिया है वह है कक्षा 6 की पुस्तक। इस पुस्तक का पहला अध्याय हमने इसके पहले सेशन में कर लिया है, तो ये उस कड़ी का हमारा दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके अध्याय 3 के ऊपर, जो कि पदार्थों के पृथक्करण की बात करता है, यानी कि हम कैसे पदार्थों को एक दूसरे से अलग करके देख सकते हैं और पदार्थों को हमें अलग करके क्यों देखना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से हमारे चारों ओर ये प्रक्रिया अक्सर हमें अपनानी पड़ती है, चाहे वो अपने स्तर पर हो, दैनिक जीवन के स्तर पर हो या किसी फसल की कटाई के दौरान हो, बहुत सारी चीजों में ये प्रक्रिया शामिल है। तो आज हम इसके अध्याय 3 पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो विषय सूची है उस पर नजर डालें। पहले सेशन में भी हमने इस विषय सूची को देखा था और आपको ये बताया था कि इसमें से कौन कौन से अध्याय ऐसे हैं जिसको हमें देखना चाहिए और किन अध्यायों को हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पुस्तक कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। इसमें कई ऐसी भी चीजें होंगी जो बहुत छोटे स्तर पर अवधारणात्मक समझ को लेकर के चले और सामान्य तौर पर आपके लिए उस समझ को लेना या उस बात को जानना जरूरी ना हो, लेकिन वैसी बातें जो आपके लिए जानना आवश्यक है, जो किसी विषय की गूढ़ समझ से जुड़ी हुई, वो बहुत बेसिक होगी, लेकिन उसको अगर आप नहीं जानते हैं तो आगे चल करके जब वो शब्द आपके सामने आएगा तब आपको उसे समझने में या उसके हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया देने में दिक्कत आ सकती है। तो भोजन के घटक वाला जो चैप्टर है वो हमने पहले वाले के सेशन में कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के उसको देख सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं, इस वीडियो में हम जो बात करेंगे थोड़ा सा ठहराव के साथ करेंगे, बहुत स्पीड में नहीं भागेंगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और स्पीड में देखने की जरूरत है तो आप अपने वीडियो के सेक्शन में जाकर के सेटिंग से स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 1.2 करके देख लीजिए। आपको जल्दी से समझ में भी आ जाएगा और आपको कम समय में चीजें आसानी से पता लगेंगी। लेकिन अगर आप इतनी ही स्पीड से जितना मैं बोल रहा हूं इसको सुनने में सहज है तो आप इस गति से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो दूसरा इसका चैप्टर है वस्तुओं के समूह बनाना। इसको नहीं लेंगे हम क्योंकि इसमें बहुत बेसिक चीजें हैं कि किस तरह की वस्तुओं को कैसे कलेक्ट किया जाता है, धातुओं की पहचान कैसे हो रही है रगड़ करके, या लकड़ी या प्लास्टिक या कांच के बर्तन में हम किस तरह से किसी विलयन को डालते हैं, कुछ बेसिक वैसी चीजें हैं इसमें। आज जो हमारा अध्याय है वो है अध्याय 3। ये इंपॉर्टेंट है, पदार्थों का पृथक्करण। तो बहुत सारे पदार्थ आएंगे इसमें, पदार्थ आएंगे और एक सूची आएगी जिसमें हम ये समझेंगे कि किस तरह से हस्तचालन विधि का इस्तेमाल होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, निस्यंदन क्या है, ठीक है, किसी पदार्थ को एकत्र कैसे करते हैं। तो छोटे छोटे से जो की शब्द हैं वो आपको इसमें जानने हैं। अभी हम उसका चार्ट आपको दिखाएंगे। उसके बाद के जो अध्याय हैं वो यहाँ दिए हैं, जैसे पौधों को जानिए, अध्याय 5 में आपको मिलेगा शरीर में गति, सजीव विशेषताएं और आवास, इसके अलावा गति एवं दूरियों का मापन, इसके साथ ही प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, विद्युत तथा परिपथ, चुंबकों द्वारा मनोरंजन और हमारे चारों ओर वायु। इसमें से जो भी जरूरी चीजें हैं वो हम कवर करेंगे, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। आते हैं पहले चैप्टर पर, ज्यादा देर न करते हुए। पहला है पदार्थों का पृथक्करण। तो पुस्तक अपने तरीके से चलती है, लेकिन इसमें जो जरूरी चीजें हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात आपको बताई थी कि उनको आप विजुअलाइज कर सके, आपको ये एहसास बना रहे कि आप पुस्तक से कनेक्ट हैं, क्योंकि इन सभी बातों को मैं अलग से भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो भाव चूंकि आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इसलिए मैं उसके मूल स्वरूप से बहुत इतर नहीं जाऊंगा, कि ताकि चर्चा एनसीईआरटी की पुस्तक पर बनी रहे और आपको ये पता भी चलता रहे कि आपने पुस्तक का अध्ययन किया है। तो हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत से ऐसे उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए
देखते हैं। पहला ही जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है, जहां एक उदाहरण है चाय का। जब हम चाय बनाते हैं, आपने अपने घरों में चाय बनाते हुए देखा होगा या खुद भी बनाते होंगे, तो चाय में चाय की पत्ती को अलग करने के लिए हम एक छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। छन्नी को लगा करके विलयन को उसमें डालते हैं या जो बनी हुई चाय है उसको डालते हैं और चाय की पत्ती को फिर अलग करके रख लेते हैं। ये एक प्रक्रिया हो गई। इसी तरह जब आप देखते हैं कि घरों में आटा गूंथा जाता है, तो कई बार जो आटा है उसमें चलनी का इस्तेमाल करके उसको चालते हैं और जो चोकर है उसको अलग कर लेते हैं। जो आटा या जो गेहूं हमने घरों में पिसवाया होता है उसमें ज्यादातर ऐसा किया जाता है, और अमूमन जो रेडीमेड गेहूं आता है वो वैसा ही पिसा होता है, तो उसको सामान्यतः लोग नहीं छानते हैं। लेकिन जो छानने की प्रक्रिया है वो यहाँ से जुड़ती है। इसी तरह आप सोचिए, कोई किसान है, उसने अपने खेत में गेहूं उपजाया है या चावल लगाया है, चावल आ जाने के बाद सूखे डंठल बच जाते हैं, उन डंठलों को अलग करने की एक प्रक्रिया है, वो उसको अलग करता है। अगर आप किसी बगीचे में खड़े हैं, आपसे कह दिया जाए कि आपको अमरूद और सेब तोड़ करके दे दिए गए हैं, अलग अलग स्थानों से आ गए हैं, एक टोकरी में सभी को समान रूप से रख दिया है, आपसे ये कहा गया कि आप इनको अलग कर लीजिए, तो शायद आपके लिए उनको चुनना आसान होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं उनका साइज काफी बड़ा है और आपको आसानी से पता चलेगा कि ये अमरूद है, ये सेब है, और आप उनको अलग अलग करके दो सेपरेट टोकरियों में रख देंगे और वो अलग हो जाएगा। लेकिन वही सोच करके देखिए, अगर आपके सामने जो मिश्रण है वो कहीं ज्यादा महीन दे दिया जाए, यानी आपको रेत में नमक मिला करके दे दिया जाए और ये कहा जाए कि आप इसको अलग कर दीजिए, तब शायद आप सामान्य चयन विधि के द्वारा या हस्त चयन की विधि के द्वारा उस चीज को अलग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम किसी दूसरी प्रक्रिया को अपनाएंगे। ठीक है, ऐसी ही बातें पूरी पुस्तक में कही गई है, तो वो जो जरूरी बातें उनको समझेंगे। इसी तरह आपको पता है कि दूध या दही को मथने पर हम मक्खन निकालते हैं, तो जो मंथन की प्रक्रिया है वो आवश्यक होती है किसी मिश्रण से किसी तरह का अवयव प्राप्त करने के लिए। तो इस पुस्तक में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे, प्रमुख शब्द, जैसे कि मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निश्चलन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन क्या है, अवसादन क्या है, चालन, विलयन, थ्रेशिंग, निष्पावन, ये प्रमुख शब्द है। हो सकता है इसमें से कई सारे शब्द आप पहले से जानते हो या हो सकता है ना जानते हो। तो हमारा मूल उद्देश्य ही यही है इस पुस्तक को पढ़ने का, कि जो बेसिक चीजें हम भूल चुके हैं या हमें ध्यान में नहीं है, या अगर आपने हो सकता है उस समय इतना दिमाग ना लगाया हो, ध्यान से ना पढ़ा हो, क्योंकि उस समय पढ़ते टाइम वो सामान्य प्रक्रिया होती थी, हम पढ़ते थे और भूल जाते थे, तो वो अब नहीं करना है। आपको इन छोटी छोटी की टर्म्स को समझना है। यूपीएससी में भले ही सीधा ना पूछा जाए, लेकिन आपकी जानकारी में होना जरूरी है, और उसके अलावा पीसीएस की किसी परीक्षा में भी महत्वपूर्ण है। ये जरूर करेंगे कि हमने इस पुस्तक में जो कुछ क्रियाकलाप हैं जो आपके लिए आवश्यक नहीं है उनको छोड़ दिया है। ठीक है, तो इन सभी को एक एक करके फिर देखेंगे कि इस विधि में क्या है, इस विधि में क्या है, विलयन किसे कहते हैं, बहुत ही सामान्य सी बात, लेकिन अगर टेक्निकल टर्म में आ जाए कि विलयन किसे कहते हैं तो हो सकता है कुछ लोग उत्तर ना दे पाए। ठीक है, ये बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहली विधि से शुरू करते हैं, जो कि है हस्त चयन की विधि। इसको क्या कहा गया है, हैंड पिकिंग। तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश शब्द को भी जानना बहुत आवश्यक है। अगर आपने केवल हिंदी जान लिया हस्त चयन, तो हो सकता है जब उसका इंग्लिश टर्म आए तो आप उसको ना समझ पाए। तो इंग्लिश और हिंदी, इस तरह के जो भी विज्ञान से जुड़े हुए टेक्निकल टर्म्स होते हैं, विज्ञान के टेक्निकल टर्म्स तकनीक के, उनमें आपको इंग्लिश भी समझना है। और इंग्लिश के शब्द चूंकि ज्यादातर इस्तेमाल में होते हैं, जैसे ट्रेन, जैसे कंप्यूटर, जैसे टेक्नोलॉजी में और भी शब्द हैं। ठीक है, ब्रॉडबैंड हो गया, इंटरनेट हो गया, तो आप इनका हिंदी तो नहीं करेंगे ना, जैसा है वैसा अपना लीजिए, उस शब्द को समझ जाइए, उसके अनुप्रयोग को समझ जाइए, आपको इंग्लिश आ गई, इतना ही आसान है ये। तो हिंदी मीडियम में होने का ये कतई मतलब नहीं है कि हम उन चीजों से दूर भागेंगे, हम सभी को साथ ले लेंगे जितना हमारे लिए जानना जरूरी है। तो हस्त चयन और हैंड पिकिंग इसको बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको एक व्यक्ति दिख रहा होगा जो कि हाथ में एक प्लेट लिए है और उसमें कुछ कर रहा है। बेसिकली इसकी कहानी ये है कि जैसे किसी खेत से गेहूं आया, गेहूं में बहुत सारे डंठल थे, बहुत सारी लकड़ियां थी, या कुछ ऐसे तने थे जिसमें गेहूं की बालियां लगी हुई थी, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है। अगर आप इसको अलग करना चाहेंगे तो एक साथ नहीं अलग कर पाएंगे, तो इसकी एक विधि है। अगर आप उसमें से कुछ गेहूं को अलग कर लें, उसको कूट करके उसके दाने निकाल लें, फिर घर पर ले आए और उसको एक प्लेट में रख करके कुछ जो उसमें अशुद्धियां हैं, मिट्टी के कण है, पत्थर है, उनको हाथ से उठा करके अलग कर दे, तो सामान्यतः वो चीज शुद्ध हो जाएगी। वही इसकी प्रक्रिया है। तो हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं
चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों को अलग करने के लिए या भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है। घरों में माताएं बहनें भी सबकी आपने देखा होगा, पुराने जमाने में दादी लोग एक सूपा लेकर के बैठती थी और उसमें अक्सर गेहूं या कुछ चावल या दाल डाल करके, उसको फटकना बोलते हैं कई क्षेत्रों में, उसको फटकते थे और उसमें जो अशुद्धियां होती थी उड़ करके या उस तरह उनको चुन करके बाहर कर दिया जाता था। यही हस्तचयन की विधि है जिसमें ऐसा किया जाता है। तो ऐसी अशुद्धियों की मात्रा अक्सर बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि पूरे में पता चला 4 दाने चावल के हैं या 4 दाने दाल के, बाकी सारे कंकड़ भरे हुए, ऐसा नहीं है। 2-4 दाने कंकड़ हो, मतलब कम हो अशुद्धियां, फिर उनको हम हटा सकते हैं। तो एक सुविधाजनक विधि है पदार्थों को पृथक करने की और एक सामान्य विधि है हस्तचयन या हैंड पिकिंग विधि, यानी हाथ से उठा करके जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करना। ठीक है, अब अगली है इसमें थ्रेशिंग। ये भी कुछ गेहूं काटने वाली मशीनों के बारे में आपने सुना होगा। आपने शायद एक शब्द सुना हो थ्रेशिंग मशीन का, जो अक्सर खेतों में इस्तेमाल की जाती है। एक बड़ी सी मशीन होती है जिसमें गेहूं और उसके डंठल सारे एक साथ डाल दिए जाते हैं, तो वो भूसे को अलग कर देती है बेसिकली, है ना। तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों या अनाज को पृथक करने के लिए एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जिसको क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग की एक सामान्य प्रक्रिया बिना थ्रेसर के भी हो सकती है। क्या है ये प्रक्रिया, समझिए। इस प्रक्रम में क्या करेंगे कि डंडियों को पीट कर अन्न कणों को अलग कर लेंगे। क्या करेंगे, डंडियों को पीटेंगे पहले रख करके, तो जो अन्न कण है वो निकल करके अलग हो जाएंगे। उसके बाद कभी कभी इस प्रक्रिया के लिए बैलों का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगर बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा अनाज हमारे पास मौजूद है जहां पर अलग करने की आवश्यकता है, तो फिर थ्रेशिंग मशीनों का इस्तेमाल करेंगे वहां पर और फिर अनाज को अलग किया जाएगा। ठीक है, अब अगली एक और विधि है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको क्या कह रहे हैं, निष्पावन या विनोविंग। अगर ये शब्द आपके सामने लिख करके आ जाए तो मेरी उम्मीद है कि आप में से कई लोग शायद इस नाम को सुन करके ना समझ पाए कि कौन सी विधि है। थ्रेसिंग तो फिर भी एक बार अनुमान लगाया जा सकता है, परीक्षा हॉल में आप बैठे हैं, थ्रेसिंग शब्द आ गया, आपने सोचा कोई थ्रेशर जैसी मशीन होगी जिसमें इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ दानों को अलग करने के लिए। निष्पावन विधि क्या है, देखिए किसी मिश्रण में अवयवों को अलग करना है। मैं टेक्निकल शब्द भी इस किताब पे भी बोलूंगा और उसको सामान्य भाषा में भी जो कहा जा सकता है बताऊंगा। किसी मिश्रण के अवयवों को इस तरह से पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। मान लीजिए कोई आपके पास इस तरह का गेहूं या सामान है जिसमें धूल कण या मिट्टी या छोटे छोटे भूसे के टुकड़े हैं। आप उस प्लेट को एक हाथ में लेकर के यूं थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा लेंगे, ठीक है, और फिर एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर के धीरे धीरे उसको नीचे गिराएंगे। तो जो बहती हुई हवा है, हवा के माध्यम से जब वो मिश्रण नीचे गिर रहा होगा तो बहुत सारे उसमें छोटे छोटे जो हल्के अवयव है, भूसा है या कुछ और लकड़ी का टुकड़ा है, वो उड़ करके दूर गिरते जाएंगे और जो आपका उत्पाद है जिसे आपको अलग करना है वो एक जगह एकत्रित हो जाएगा, जिसको बाद में आप फिर समेट लेंगे। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया है। इसका उपयोग सामान्यतः किस लिए करते हैं, हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से अलग करने के लिए। तो आपको यहाँ इस चित्र में दिख रहा है कि एक महिला एक ऊंचे स्टूल पर खड़ी है और इस तरह से एक हाथ में उपकरण लेकर या प्लेट या बड़ा तसला या सूपा लेकर के उससे फिर इसको नीचे गिराया जा रहा है और गिराने के क्रम में जो अनाज है वो यहाँ एकत्रित हो रहा है और जो हल्के कण है भूसे के उड़ करके दूर जा रहे हैं। ये कौन सी विधि है, ये विधि है निष्पावन की विधि। याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए निष्पावन की विधि, नहीं भी पूछा जाए फिर भी आपको पता हो, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल्स जिसे कहते हैं, फाउंडेशन बैच के लिए जिसे कहते हैं। तो एनसीईआरटी में जितना फाउंडेशन आपका तैयार हो सकता है वो आप इन वीडियोस के माध्यम से कर सकते हैं कि उस पर हम भरपूर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो फाउंडेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बाकी चीजें बचती हैं एनसीईआरटी से इतर, वो हम क्लासरूम प्रोग्राम में कराएंगे। तो दिल्ली के अंतर्गत मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम से जो ऑफलाइन बैच है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। आप चाहें तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं और बाकी सभी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे। तो जो भी फाउंडेशन कोर्स में एनसीईआरटी के अलावा चीजें चलेंगी वो आप वहां पर कवर कर सकते हैं, क्योंकि इससे इतर इसमें जो चीजें जोड़नी है वो आपको क्लासरूम में बताई जाएंगी। लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी की चूंकि एक निःशुल्क सीरीज है वो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। चलिए अगली विधि क्या है, सीविंग या चालन की विधि। तो चालन शब्द घर में आपने सुना होगा, जब मम्मी बोलती होंगी या आपकी भाभी या कोई और आपकी बहन बोलती होंगी कि चलने की आवश्यकता है। कई बार लड़के भी ऐसा काम कर सकते हैं,
यानी आवश्यक नहीं है कि माताएं बहनें ही करेंगी, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो आपको छलनी लानी है और छलनी से आटे को चालना है और उसमें जो चोकर है वो अलग करनी है। तो ये क्या प्रक्रिया हुई, चालन की। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि आटे के छोटे कण छलनी के छेदों से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ बड़ी अशुद्धियां जो है वो इसमें रह जाती हैं। तो अक्सर आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों और भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया में हम चालन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि थ्रेशिंग के बाद गेहूं में इस तरह की विधियां रह जाती हैं। हमने निष्पावन कर लिया, निष्पावन में कण अलग हो गए, बहुत सारे और अलग हो गए अन्य विधियों से, ठीक है, हैंड पिकिंग से अलग कर लिए, लेकिन जो बच गए उनका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, चालन विधि में कर लेंगे। इसी तरह आपने देखा कि कंकड़ तथा पत्थरों को जब रेत से अलग करते हैं, मान लीजिए रोड में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो या आप कभी भवन निर्माण करवा रहे हो, उसमें आप देखेंगे कि जब लोग आकर के काम करते हैं या कारीगर काम करते हैं तो वो एक बड़ी सी चलनी लेते हैं, उसमें रेत डालते हैं और फिर दो लोग मिलकर के उसको आपस में हिलाते हैं और उसमें जो मिश्रण है, रेत के महीन कण है, वो अलग हो जाते हैं और ऊपर जो छोटे कंकड़ है जिनकी आवश्यकता उस सीमेंट को बनाने में नहीं होगी वो अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी चालन विधि या सीविंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे कुछ और विधियां हैं, कौन सी है, अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन, निस्तारण यानी कि डिसेंटेशन तथा निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन। फिल्टर शब्द आपने सुना होगा, घरों में आरओ होगा, फिल्टर मशीन कहते हैं उसको, पानी फिल्टर कर लो या मिनरल वाटर बोल देते हैं। तो वहां फिल्ट्रेशन विधि यानी कि निस्यंदन का इस्तेमाल होता है। आपने अवसाद शब्द सुना होगा शायद भूगोल की कक्षा में, नदियां और नदियों से लाया जाने वाला जो अवसाद है वो एकत्रित होकर के अवसादी चट्टानों का निर्माण करता है, आपको याद होगा, आपने अगर ये पढ़ा हो। तो जो अवसाद है बेसिकली सेडिमेंट्स है वो आकर के एकत्रित होते हैं। अवसादन की प्रक्रिया आप यहाँ समझ लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि अवसाद कैसे बनता है। ठीक है, आप समझिए कि अगर आपने एक तालाब या किसी अन्य स्थानों पर जहाँ जल में अशुद्धियां बहुत होती हैं वहां से आप एक गिलास पानी ले आइए, तो आपको दिखाई देगा कि मिट्टी का जो टुकड़े हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, वो पानी में मौजूद होंगे। आपने उस जल को एक गिलास में भर लिया है। बेसिकली ये प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं, लेकिन अभी चूंकि आपको समझाना है इसलिए मैं चित्रों के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आपने उस गिलास में पानी भर लिया है, ठीक है, लेकिन वो पानी आपको बहुत गंदा सा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसमें मिट्टी भी मिली हुई है, जल भी मिला हुआ है, कीचड़ सा है कुछ। आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जब आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि जो भारी मिट्टी के कण हैं या अन्य कुछ उसमें पदार्थ हैं वो जाकर के तलहटी में बैठना शुरू हो जाएंगे या तलछट में बैठ जाएंगे, और जो पानी है उसमें आपको पानी और कुछ गंदे मिट्टी के जो बाकी कण घुल चुके हैं पानी में वो दिखाई देंगे, लेकिन जो मोटे कण हैं वो जाकर के तलछट में आपको उपस्थित होते हुए दिखेंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवसाद, अवसादीकरण। ठीक है, और ये जो जमा हुआ ये क्या है, अवसाद प्रक्रिया कहलाती है। अवसादीकरण एकत्रित हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब इस प्रक्रिया में एक कदम आगे आइए, ये हो गया अवसादन। ठीक है, अब आते हैं निस्तारों पर। अब ये जो ग्लास है जिसमें पानी, इतना पानी आपको मिल चुका है, अब आप इसको कुछ मत कीजिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक बिना गिलास को हिलाए, ताकि वापस से जो कण नीचे बैठे वो वापस से पानी में ना मिल जाए। तो इसको बिना हिलाए आप जो अतिरिक्त जल है वो किसी दूसरे बर्तन में एकत्रित कर लीजिए। जब आप इसको एकत्रित करेंगे, मिट्टी सहित उलेड़ लेंगे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निस्तारण, यानी आपने इसको निस्तारित किया है, उन अवसादों से अलग कर दिया है, जिसके बाद आपको कुछ जल मिल गया है। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी ये जल पीने योग्य बचा होगा या पीने योग्य होगा, क्योंकि अभी भी कुछ कण ऐसे हैं मिट्टी के या बाकी की जो अशुद्धियां हैं वो पानी में मिली होंगी। इसके बाद आती है तीसरी प्रक्रिया, जहां पर आप किसी कपड़े को लेकर के किसी जल को डालेंगे और उसको छानेंगे। अब आपको पता चलेगा कि कुछ और जो छोटी अशुद्धियां हैं वो कपड़े में आ गई हैं, क्योंकि कपड़ा जब बुना जाता है तो बहुत ही महीन रेशों से, महीन धागों से बुना जाता है, उसके बीच से पानी जब निकलेगा तो थोड़ा ज्यादा फिल्टर हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से फिल्टर हो जाए।
इसलिए फिल्टर की प्रक्रिया जो आरओ मशीन वगैरह है उसमें आप देखेंगे तो अंदर कई सारी चीजें लगी होती, काफी सारे उपकरण होते हैं जिसमें फिल्टर होकर के पानी फिर अंत में निकलता है। तो उसमें कुछ ऐसे छन्ने लगे होते हैं जिसमें कई सारे महीन बालू के कण या उस तरह के कण लगाए जाते हैं या महीन फिल्टर पेपर लगाए जाते हैं जो बहुत कम पानी की मात्रा को बहुत कम अशुद्धियों के साथ निकालता है और बाकी सभी अशुद्धियों को एक तरफ एकत्रित कर लेता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को कहते हैं पृथक्करण की विधि में निस्यंदन की विधि, ठीक है, यानी कि फिल्ट्रेशन की विधि। इसी तरह इसका एक उदाहरण क्या है, चाय को छन्नी में डाल देना, तो जब पत्तियां रह जाएंगी तो आप निस्यंदन या फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आरओ सिस्टम है आपका वो भी फिल्टर की प्रक्रिया पर काम करता है, तो फिल्टर इसे कहते हैं। अवसादन समझ लिया आपने, और क्या विस्तारण समझ लिया और निस्यंदन समझ लिया। आगे बढ़े। अब आता है इस किताब में अगला जो टॉपिक वो है वाष्पन, सब टॉपिक कह लो, इवैपोरेशन। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तो आपने बहुत बार देखी है ना। चलिए इसमें एक प्रयोग लेते हैं जो किताब में ही है। इसमें आपने एक नमक की कुछ मात्रा को रेत की कुछ मात्रा के साथ मिक्स कर दिया। अब आपसे कहा गया कि आपको इन दोनों को अलग करना है। इसकी विधि में क्या किया, पहेली का ही कैरेक्टर ले ले। पहेली ने क्या किया कि उसमें पानी मिलाया और उसको घोलना शुरू किया। नमक है, चीनी है, नमक है, रेत है और पानी है, उसको घोला। जो नमक था वो घुल गया पानी के साथ। अब उसने क्या किया, इसको थोड़ी देर रख दिया। तो जो अवसादन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से जो रेत के कण है वो नीचे बैठ गए और ऊपर कुछ पानी बच गया। चलिए इसका एक ड्रॉ बनाते हैं। इसमें था रेत, नमक और पानी डाल दिया, घोल लिया, थोड़ी देर छोड़ दिया। अवसादीकरण की प्रक्रिया के बाद रेत क्या हो गई, नीचे बैठ गई, पानी ऊपर रह गया, लेकिन अभी भी उसमें नमक घुला हुआ है। अब इसमें दूसरी विधि कौन सी लगाई होगी, इसको अलग करने की निस्तारण की विधि लगाई और पानी निकाल लिया, ठीक है। जब पानी निकाल दिया थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब हमें नमक अलग करना है। आपको क्या लगता है फिल्टर विधि से नमक अलग हो जाएगा, क्योंकि वो तो जल में घुला हुआ है, वो अलग नहीं होगा। अब इसके लिए क्या किया कि वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अब उस जल में घुलित नमक को अलग करने के लिए हमने इसके नीचे एक आग लगा दी, यानी कि इसको गर्म करना शुरू कर दिया आग जला करके। जो जल है वो वाष्प बन करके हवा में उड़ गया और आपको उस बीकर में या उस कटोरी में जो पदार्थ मिला वो था नमक, जो कि आपको वापस से प्राप्त हो गया। और ये जो जल वाष्पीकृत हो गया यानी हवा में उड़ गया, वो क्या हुआ, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से हट गया, इवेपोरेट हो गया। अब इसी प्रक्रिया में आगे बढ़े। अगर हम उसमें एक छोटी सी अलग प्रक्रिया को अपनाते, ये जो वाष्पीकरण में जल चला गया, हवा में घुल गया या उड़ गया, वाष्पीकरण उसका हो गया, अगर हमें उसे भी प्राप्त करना होता तो हम उसको इस तरह से एक केतली लेकर के भर लेते और इसमें जो मिश्रण बचा था, कौन सा, पानी का और नमक वाला, वो भर लेते, फिर इसको हम गर्म करते। तो यहाँ से क्या निकलती, इसकी वाष्प, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते, ऊपर एक प्लेट के ऊपर बर्फ रख लेते और बर्फ के नीचे यानी उस प्लेट के नीचे जो ठंडी है इस वाष्प को निकलने देते और इस प्लेट के सहारे ये वाष्प आगे बढ़ करके फिर पानी के रूप में आ जाती, एकत्रित हो जाती आपस में मिलके और फिर हमें बीकर में प्राप्त हो जाती। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, ठीक है। यानी कि जलवाष्प का ठंडे होकर के एकत्रित होना, संघनित हो जाना और वापस से जल के रूप में प्राप्त हो जाना संघनन कहलाता है। तो ये प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण के बाद। जब आप ज्योग्राफी में एक सेक्शन आएगा वर्षा वाला, वर्षा का सेक्शन जब आप पढ़ेंगे, मानसून को पढ़ेंगे, वहां आपको पता चलेगा कि जब बहुत तेज गर्मी होती है तो जो जल है या जो जलवाष्प है वो हवा में ऊपर की ओर उठती है
और ऊपर उठने के बाद फिर बादल बनता है, बादल के बाद संघनन होता है और संघनन की प्रक्रिया के बाद पुनः बारिश होती है। तो संघनन की प्रक्रिया ये है जो आपको विज्ञान में समझनी है और फिर जाकर के ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आपको उसका अप्लाइड फॉर्म देखना है, जो वर्षा के रूप में आपको दिखाई देगा। तो आपको जो पानी है वो भी मिल गया, ठीक है। यहाँ आपको नमक भी अलग होता हुआ मिल गया, उसके साथ रेत तो अलग हो ही गई थी, ठीक है। तो आप समझ गए कि संघनन किसे कहते हैं। मतलब कई सारी चीजें ऐसी भी होती है ना, पृथक्करण की जो विधियां हैं उसमें जरूरी नहीं कि आप केवल एक विधि के माध्यम से पूरे पदार्थों को अलग कर लें। हो सकता है उसमें आपको कई सारे चरणों का इस्तेमाल करना पड़े, कई सारी चीजों का अलग अलग करके उपयोग करना पड़े, तब जा करके आपका जो उत्पाद है आपको मिल पाए। चलिए अब इसमें एक और सब टॉपिक है संतृप्त विलयन का। इसमें दो शब्द हैं, कौन कौन से, संतृप्त और विलयन। तो यहां से शुरू करते हैं क्योंकि शुरू में हमने जो चार्ट देखा था उसमें विलयन शब्द भी था। तो अगर आप पानी में कोई अन्य घुलनशील पदार्थ को घोल देते हैं तो वो क्या कहलाता है, विलयन। यहाँ पानी क्या है, विलायक, इसमें नमक घुल गया है, तो नमक के पानी को आप कह सकते हैं कि एक विलयन है, ठीक। अगला शब्द है संतृप्त विलयन, ये क्या है। अब क्या हुआ कि अगर हम पिछले वाले ऊपर आए बात पर, जहां नमक और रेत साथ में घोले गए थे। मान लीजिए इसमें एक उदाहरण मिलता भी है जहां पहेली क्या करती है कि बहुत सारा नमक ले लेती है और उसमें कुछ रेत ले लेती है और उसको एक आधे गिलास पानी में डालती है और उसको घोलना शुरू किया जाता है। हमें दिखाई देता है कि एक समय के बाद जो नमक है वो पानी में घुलना बंद हो चुका है। मतलब कि अगर नमक की मात्रा उस पानी की मात्रा से बहुत ज्यादा है तो एक निश्चित मात्रा तक नमक ही उस पानी में घुल पाएगा और उसके बाद जब वह पानी उस नमक की मात्रा को घोल पाने में सक्षम ना हो या अपनी संपूर्ण लिमिट को प्राप्त कर चुका हो, उसको क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। यानी कि अब जो विलयन है वो संतृप्त हो चुका है, उसमें अब अतिरिक्त कोई और पदार्थ घुलने योग्य नहीं रह गया। उसकी जो विलयन की जो क्षमता है किसी पदार्थ को घोलने की वो पूर्ण हो चुकी है। यही है, यही बात इसमें यहाँ दी हुई है कि आधा कप एक प्रयोग करके दिखाते हैं। इसमें बहुत सारे प्रयोग है, मैंने आपको वही बताया कि कई सारे प्रयोगों को हमने स्किप कर दिया और सीधे टू द पॉइंट उनको उठाया है ताकि एक किताब को पढ़ने का जो टाइम है वो आपका बचे। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ चीजें आपको समझनी है तो उसको आप वीडियो को देखिए और पूरा कर लीजिए। यही बात है कि नमक को घोल देना है और फिर जब अविलेयी नमक बच जाए और बीकर की तली में बैठ जाए तब आप समझ सकते हैं कि जो विलयन है वो संतृप्त हो गया है और इसमें और नमक या कोई और पदार्थ नहीं घुल सकता। अच्छा, इसमें एक और प्रक्रिया का जिक्र है कि मान लीजिए आपने एक विलयन को संतृप्त कर लिया, अभी भी आपको उसमें कुछ और नमक घोलना है तो कैसे घोलेंगे। इसमें एक विधि का जिक्र है। आप क्या करिए कि इसको गर्म करना शुरू कर दीजिए, तब आप देखेंगे कि जो सतह में नमक बचा हुआ था उसको घोलते समय जब आप गर्म कर रहे हैं तो वो भी उसमें घुल जाएगा। इससे क्या पता चला कि जो विलायक है यानी कि जो जल है उसके अणुओं की जो स्थिति है वो पहले से थोड़ा दूर हो गई है, गर्म होने पर वह विस्तारित होगा तो कुछ और नमक भी उसमें घुल जाएगा। यही अगर ठंडा जल है तो शायद जितनी मात्रा अब इसमें घुल पाई थी इससे कम ही मात्रा घुल पाती और ये और पहले ही क्या बन जाता, संतृप्त विलयन बन जाता, संतृप्त हो जाता। गर्म करने से उसकी अवस्था में कुछ परिवर्तन आया पर वो कुछ और नमक या कुछ और चीनी घोलने की स्थिति में आ पाया। ये पूरी पुस्तक में इस तरह से बहुत सारी बातों को लिखा गया है। अंत में आती है इसकी समरी। तो समरी को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि शुरू से जिन बातों को हमने यहाँ डिस्कस किया है, अगर आप इसकी थोड़ी सी समरी को देख लेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपको ज्यादा बेहतर। अब देखिए पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, जल्दी से समाप्त करेंगे। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रण से उसके अवयवों के पृथक करने की कुछ विधियां हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपने इन सभी विधियों के बारे में समझ लिया है। अभी आगे हम प्रश्नों को देखेंगे तब आप इसका उत्तर दीजिएगा, खुद से दीजिएगा या लिख करके देखिएगा।
अनाज के भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक, भूसा अनाज से भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जा सकता है। ये भी हमने पीछे पढ़ा। आगे, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को हम अलग कर सकते हैं। निस्तारण हमने पढ़ा था ना कि साधन के बाद उसको रुक जाना है और जो जल है उसको अलग कर लेना है बिना हिलाए, ताकि अशुद्धियां वापस से ना घुले। अगला, द्रव और उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से अलग कर सकते हैं। अगला, किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं और वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। जैसे इसका उदाहरण है पानी में चीनी घोलना या नमक घोलना। इसके अलावा जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। ये भी हमने डिस्कस किया कि गर्म करने पर उसमें कुछ और जो पदार्थ है वो घोलने की स्थिति बन जाती है और वो विलयन संतृप्त विलयन कुछ देर बाद बनता है। अभी भी वो बन जाएगा संतृप्त विलयन। ठीक है, जब विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं जब विलेय पदार्थों की अलग अलग मात्राओं को घोलता है। ठीक, ये है टॉपिक खत्म। अब आते हैं उन प्रश्नों पर जो इस पुस्तक के अंत में दिए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके पास पुस्तक होगी, अगर नहीं होगी तो आप इन प्रश्नों को हल जरूर कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अंत में मिस कर देते हैं। आप खुद से भी जब सेल्फ रीडिंग भी करते होंगे तो आप देखते होंगे कि शुरू में अगर आपने प्रण भी लेके बैठे हैं कि हाँ मैं ऐसे करके रहूंगा, तो हो सकता है आप लास्ट में इसको छोड़ दें या कुछ दिनों बाद छोड़ना शुरू कर दें। और जो लोग नहीं छोड़ते उनका ही फिर बेस बहुत ठीक से मजबूत रहता है। और अंत में अंतिम समय परीक्षा का दिन, वहां जब आप जाते हैं तो जो साधारण से प्रश्न आते हैं जहां पर कोई कॉन्सेप्ट की समझ आवश्यक हो या बेसिक चीजों की समझ आवश्यक हो, फाउंडेशन की जरूरत हो, वहां पर आप इन चीजों का उपयोग कर पाते हैं। प्रश्न देखते हैं, हमें किस मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो उदाहरण लिखिए, बेसिक सी बात है। हमें हो सकता है शुद्धियों को दूर करना हो सकता है उस मिश्रण में मौजूद दो चीजों को अलग अलग तरह से उपयोग करना हो। अगला क्या है, निष्पादन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है? आपको पता है, इसका उत्तर लिखिए। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे अलग करेंगे? आप चाहे तो एक एक शब्द में भी लिख सकते हैं, आप विधि का नाम लिख दीजिए। क्षालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है? अगला क्या कहता है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे अलग करेंगे? ये भी एक सवाल है। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? आटा और चीनी अगर मिक्स हो गया तो कैसे करेंगे? ठीक है, अगर हाँ है तो कैसे करेंगे, सोचिए इस बारे में। अगला, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? पंकिल जल का मतलब हुआ वही मिट्टी से घुला हुआ कीचड़ जैसा जल। ठीक है, जो कीचड़ की बात आती है उसको पंक बोलते हैं। अगला रिक्त स्थान दिए हैं, धान के दानों को डंडियों से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। अगला, किसी एक कपड़े पर दूध को अगर उड़ेलते हैं तो मलाई पर रह जाती है और पृथक्करण की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? एक और सवाल, पनीर बनाने में किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? पनीर की सब्जी नहीं, कच्चे पनीर को दूध से बनाने में, ये भी बताइए। समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? अगला, जब पंखे जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मतलब इस उदाहरण में जो बातें हैं उस पृथक करने वाली प्रक्रिया को क्या क्या आप कहेंगे? अगला ट्रू एंड फॉल्स बच्चों वाले सवाल, लेकिन आपको सॉल्व कर लेने चाहिए। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, सही है या गलत है? टिक करना है आपको केवल। अगला, जल नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, बताइए सही है गलत है? चाय की पत्तियों को चाय से अलग करना निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। अगला, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है, आप बताइए ये सही है या गलत है? इन बॉक्सेस पर आपको टिक लगाने हैं, मैंने बॉक्स दे दिया आपको। आगे, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है,
गर्मियों में आपने खूब बनाई होगी, अभी भी गर्मी लगी रही हो, बना सकते हैं। तो आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में डालेंगे, ठीक। दूसरा, किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा, अंतिम उदाहरण में ये हमने डिस्कस किया है। अब आपको इस पूरे टेस्ट को भी पूरा करना है और एक बार इसको फिर से रिवाइज कर ही चुके हैं आप वीडियो के साथ, अगर अभी तक देख रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। इस प्रक्रिया में आपने क्या क्या सीखा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, यकीन मानिए पिछले भी कमेंट्स मैंने पढ़े थे। और आप लोगों का रिस्पॉन्स जिस तरह से इस निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज को मिल रहा है, ये काबिले तारीफ है। अगर आप इस प्रक्रिया में लगातार जुड़े रहते हैं और पूरे सेशन को देखते हैं, ना कि इस विषय के बल्कि बाकी सभी विषयों के, तो मुझे उम्मीद है कि एनसीईआरटी वाला जो चैप्टर है, जो विद्यार्थियों को भय रहता है कि एनसीईआरटी छूट रही है या कब पढ़ें या कैसे पढ़ें, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में इसकी अगली वीडियो के साथ, जिसमें एक अगला टॉपिक महत्वपूर्ण डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। शुक्रिया। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।